लास्ट क्लास में हमने फीडबैक एम्पलीफायर का अध्ययन किया था। नेक्स्ट चैप्टर जो अपना है वो है ओसिलेटर, दोलित्र। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि दोलित्र क्या होता है। दोलित्र एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, विभिन्न एलिमेंट से बनाया हुआ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, और इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के द्वारा हम आवृत्ति वोल्टता या आवृत्ति धारा प्राप्त करते हैं। तो यदि ऐसा विद्युत परिपथ, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो आवृत्ति वोल्टता या आवृत्ति धारा स्रोत के रूप में कार्य करता है, ओसिलेटर कहलाता है। ये तो है इसकी डेफिनेशन। अब लेते हैं कि इस ओसिलेटर का प्रिंसिपल क्या है, किस सिद्धांत पर यह कार्य करता है। तो जो भी ये ओसिलेटर हम यूज़ में लेते हैं, उस ओसिलेटर में हम बाहर से कोई भी किसी भी प्रकार का सिग्नल उस पर अप्लाई नहीं करते। बिना निवेश दिए ही हम उससे आउटपुट लेते हैं, और वो भी क्या, आवृत्ति वोल्टता या आवृत्ति धारा। तो फिर इस ओसिलेटर से ये हम आवृत्ति वोल्टता या आवृत्ति धारा कैसे प्राप्त करते हैं, उसका रीज़न है कि जो ओसिलेटर होता है वो सेल्फ एक्साइटेड एक्टिव सर्किट होते हैं, यानी उनमें अपने आप ही अल्प आयाम के सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं और फिर उनको हम एम्पलीफाई करते हैं। तो दोलित्र जो है वह स्वतः उत्तेजित सक्रिय परिपथ होते हैं, क्योंकि इनके निवेश में कोई बाह्य संकेत आरोपित नहीं किया जाता है। बाहर से किसी प्रकार का कोई सिग्नल हम अप्लाई नहीं करते। अब जो हम ओसिलेटर यूज़ ले रहे हैं या जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हम ओसिलेटर के रूप में काम में ले रहे हैं, वो सामान्यतया एक एम्पलीफायर होता है, प्रवर्धक होता है, जिसके निवेशी परिपथ यानी इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट या दोनों में, इनपुट और आउटपुट में एक दोलनी परिपथ प्रयुक्त किए जाते हैं, और दोलनी परिपथ के रूप में हम एलसी सर्किट को काम में लेते हैं। फिर ये जो हमारे पास ओसिलेटर हमें मिलता है या जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हमने लिया है ओसिलेटर के रूप में, उसमें किसी भी इलेक्ट्रिकल जर्क के द्वारा हम एलसी जो परिपथ है उसमें अल्प आयाम के विद्युत संकेत या विद्युत दोलन प्रारंभ करते हैं, और फिर यह जो प्रवर्धक है, एम्पलीफायर है, इन दोलनों का प्रवर्धन करता है, यानी इनका एम्पलीट्यूड को बढ़ाता है। और यदि वोल्टता का पॉजिटिव फीडबैक किया जाए तो फिर दोलनों का एम्पलीट्यूड आगे से आगे बढ़ता जाता है। तो ये है ओसिलेटर का सिद्धांत कि ओसिलेटर क्या है। ओसिलेटर सेल्फ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं। उन सर्किट में हम किसी इलेक्ट्रिकल जर्क के द्वारा अल्प आयाम के सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं, और फिर उन अल्प आयाम के सिग्नल को हम एम्पलीफायर के द्वारा एम्पलीफाई कर लेते हैं। तो ये है ओसिलेटर का प्रिंसिपल। नेक्स्ट जो अपना इसमें पॉइंट है वो है कि फीडबैक से दोलित्र में दोलनों के लिए पुनर्निवेश की आवश्यकता, कि फीडबैक की ओसिलेटर में क्या आवश्यकता है। तो यहाँ पर एक सामान्य सा ब्लॉक डायग्राम बनाया है। इस ब्लॉक डायग्राम में इनपुट सिग्नल जो बाहर से अप्लाई किया वो है, ये एम्पलीफायर है, ये आउटपुट है,
और आउटपुट वोल्टेज का बीटा अंश हम फीडबैक में दे रहे हैं, फीडबैक के रूप में काम में ले रहे हैं। और जब इस फीडबैक वोल्टेज को इस इनपुट वोल्टेज के साथ या इनपुट सिग्नल के साथ मिला दिया जाए तो फिर हमारे पास आउटपुट क्या है, इनपुट क्या हो जाएगा, VIF, दोनों मिलाने के बाद, और आउटपुट VO है। तो विथ फीडबैक इनपुट वोल्टेज जो है वो आएगी कि VIF इज इक्वल टू VI प्लस VF, कि इनपुट वोल्टेज और फीडबैक वोल्टेज को मिला दीजिए, पॉजिटिव फीडबैक है इसलिए इसमें ऐड हो जाएगी। VF इज इक्वल टू जो है वो है बीटा अंश आउटपुट वोल्टेज का, तो VF की जगह लिखेंगे हम बीटा V0। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रहे हैं। अब चूंकि जो आउटपुट वोल्टेज है वो आउटपुट वोल्टेज है A टाइम इनपुट वोल्टेज इन कंडीशन ऑफ फीडबैक, यानी निवेशी वोल्टेज को कितना गुना बढ़ाएगा, A गुना बढ़ाएगा। तो यहाँ से यदि हम VIF की वैल्यू निकालें तो वो आएगी कि VIF इज इक्वल टू V0 अपॉन A, वो यहाँ रखेंगे और इस VIF की वैल्यू को वापस हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। और जब इक्वेशन फर्स्ट में रखें तो अपने पास इक्वेशन आएगी कि V0 अपॉन A इज इक्वल टू VI प्लस बीटा VO। इसमें आउटपुट वोल्टेज को जब हम एक साइड में लेते हैं तो अपने पास वैल्यू आएगी कि VO ब्रैकेट 1 अपॉन A माइनस बीटा इज इक्वल टू VI। इसको सोल्व करने पर वैल्यू निकाली अपने आउटपुट वोल्टेज अपॉन ओरिजिनल इनपुट सिग्नल VI इज इक्वल टू A अपॉन 1 माइनस A बीटा। ये वैल्यू आएगी अपनी गेन विथ फीडबैक, तो AF इज इक्वल टू वैल्यू आई अपने पास A अपॉन 1 माइनस A बीटा, ये वैल्यू। अब ये जो हमने गेन निकाला है फीडबैक एम्पलीफायर का, उसमें दो राशियां हैं, एक तो है एम्पलीफायर का गेन A और दूसरा है कि आउटपुट वोल्टेज का कितना पार्ट हमने फीडबैक किया है, कितना अंश हमने फीडबैक किया है, बीटा। और ये दोनों ही जो फिजिकल क्वांटिटी है ये कॉम्प्लेक्स राशियां हो सकती है, सम्मिश्र राशियां हो सकती है। और यदि दोनों ये सम्मिश्र राशियां हो सकती है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या, A बीटा, ये भी सम्मिश्र राशि होगा, ये भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होगी। तो यदि हम A बीटा को इस फॉर्म में लिखें कि A बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 0, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखें, तो इस स्थिति में यदि ऐसा हो कि A बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 0, तो उस स्थिति में AF की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो वो AF की वैल्यू इन्फिनिटिव आएगी, यानी जो एम्पलीफायर का गेन है वो अनंत हो जाएगा। और इस स्थिति में VIF यानी इनपुट वोल्टेज जो थी विथ फीडबैक वो हो जाएगी अपनी VF। VIF इज इक्वल टू हो जाएगा VF, लेकिन कब, जबकि इनपुट वोल्टेज VI इज इक्वल टू कितना हो, 0। अर्थात एम्पलीफायर के लिए निवेश पूर्णतः पुनर्निवेश द्वारा ही प्रदान किया जाता है
ऑसिलेटर में जो हम एम्पलीफायर काम में ले रहे हैं उसमें जो हम इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं या इनपुट करंट दे रहे हैं, वह पूर्णतया फीडबैक के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। यानी बाहर से हम किसी प्रकार का कोई सिग्नल काम में नहीं लेते और इस अवस्था में एम्पलीफायर ऑसिलेटर की तरह कार्य करता है। अतः एम्पलीफायर में स्वतः उत्तेजित दोलनों के लिए क्या क्या कंडीशन है वो होनी चाहिए कि एक तो पुनर्निवेशी जो फैक्टर है, गुणांक है ए बीटा, इसका परिमाण एकांक होना चाहिए, यूनिट वैल्यू होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है कि एम्पलीफायर किस स्थिति में एज ए ऑसिलेटर कार्य करेगा। और उसकी पहली कंडीशन ये है कि जो पुनर्निवेशी गुणांक ए बीटा है उसका मैग्नीट्यूड यूनिट होना चाहिए, एकांक होना चाहिए। यदि उसकी वैल्यू इकाई नहीं है तो फिर गेन जो है इन्फिनिटी नहीं होगा और साथ ही इनपुट वोल्टेज भी ज़ीरो नहीं रहेगा। सेकंड जो है वो है कि पुनर्निवेशी परिपथ पास में कुल फेज डिफरेंस 0 या 2 पाई का पूर्ण गुणज होना चाहिए, अर्थात धनात्मक पुनर्निवेश होना चाहिए। कि यदि पॉजिटिव फीडबैक है तो ही वह ऑसिलेटर की तरह कार्य करेगा, कौन, एम्पलीफायर। और उसके लिए ज़रूरी है कि जो भी हम फीडबैक सर्किट यूज़ ले रहे हैं उसमें फीडबैक सर्किट या फीडबैक सिग्नल और इनपुट सिग्नल के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 0 हो या 2 पाई का पूर्ण गुणज होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि उसमें पॉजिटिव फीडबैक होना चाहिए। यदि इन दोनों शर्तों का कोई एम्पलीफायर पालन करता है, कौन कौन सी, कि पुनर्निवेशी गुणांक ए बीटा का परिमाण एकांक हो और साथ ही पॉजिटिव फीडबैक हो, तो वह एम्पलीफायर ऑसिलेटर की तरह कार्य करेगा। और ये जो दोनों प्रतिबंध हैं, ये दोनों प्रतिबंध अपने बार्कहाउसन कसौटी कहलाते हैं। कि दोनों प्रतिबंध बार्कहाउसन कसौटी कहलाते हैं। ये दोनों जो कंडीशन है या प्रतिबंध है, ये दोनों प्रतिबंध कई बार एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि भाई ऑसिलेटर के लिए बार्कहाउसन कसौटी क्या है, तो उसमें हमें ये दोनों पॉइंट लिखने हैं। तो ये तो हुआ अपना फीडबैक का प्रिंसिपल और ऑसिलेटर का प्रिंसिपल, और साथ ही ऑसिलेटर में फीडबैक की क्यों आवश्यकता है या की क्या आवश्यकता है। तो उसमें ये 2 पॉइंट निकल के सामने आए कि एम्पलीफायर ऑसिलेटर की तरह कब कार्य करेगा, और वो तब कार्य करेगा जबकि दोनों कंडीशन फुलफिल हो। और इन दोनों कंडीशन को हमने कहा कि दोनों कंडीशन बार्कहाउसन कसौटी कहलाती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है कि सेल्फ एक्साइटेड दोलनों के लिए परिपथीय आवश्यकता। हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था कि ऑसिलेटर क्या है, सेल्फ एक्साइटेड सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। अब परिपथ में या ऑसिलेटर में सेल्फ एक्साइटेड दोलनों के लिए वह सर्किट किस प्रकार का होना चाहिए और उसमें क्या क्या आवश्यकता है, उसको अब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एम्पलीफायर का जो मूल परिपथ होता है, प्रवर्धक का जो मूल परिपथ होता है, उसमें 3 प्रतिघाती अवयव का अर्थ है कि वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस हो। तो उसमें 3 प्रतिघाती अवयव, या तो L होगा, इंडक्टेंस होगा,
या कैपेसिटेंस होगा, सी होगा। तो एम्पलीफायर के मूल परिपथ में 3 प्रतिघाती अवयव एल या सी प्रयुक्त किए जाते हैं और इन्हीं एलिमेंट के द्वारा फीडबैक दिया जाता है। हो सकता है कि एल के द्वारा फीडबैक दिया जाए, हो सकता है कि सी के द्वारा फीडबैक दिया जाए। साथ ही इस परिपथ के द्वारा ओरिजिनल जो सिग्नल है, मूल संकेत, और आउटपुट सिग्नल में फेज डिफरेंस पाई का उत्पन्न किया जाता है। यानी जो एम्पलीफायर का मूल परिपथ है उसमें 3 प्रतिघाती एलिमेंट रहते हैं और उन एलिमेंट के द्वारा फीडबैक दिया जाता है। साथ ही ओरिजिनल सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस भी उत्पन्न किया जाता है। यहाँ पर एक ये ब्लॉक डायग्राम बनाया हुआ है। ये अपने कॉमन एमिटर एम्पलीफायर या कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर को हम एम्पलीफायर के लिए काम में लेते हैं। तो ये तो कॉमन एमिटर जो है उसको शो कर रहा है। एम्पलीफायर का जो भी सर्किट था, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, उसको हमने यहाँ पर सिर्फ एक ब्लॉक डायग्राम के द्वारा शो किया है। वो है ए, इसका एम्पलीफायर का नोटेशन है या संकेत चिन्ह है, वो ये है। साथ ही अभी हमने कहा कि इसके ओरिजिनल सर्किट में 3 प्रतिघाती अवयव होते हैं। तो वो 3 एलिमेंट, एक तो Z1 है, एक Z2 है और एक Z3, 3 एलिमेंट। इन तीनों एलिमेंट में से किसी एक के द्वारा, जैसे यहाँ Z1 के द्वारा, किसी एक प्रतिघाती अवयव के द्वारा हम फीडबैक करते हैं कि उस एलिमेंट के सिरों पर कितना वोल्टेज ड्रॉप है या कितना पोटेंशियल डिफरेंस है या कितना पोटेंशियल है, उसको हम वापस पॉजिटिव फीडबैक के रूप में काम में लेते हैं। तो ये है इसका ब्लॉक डायग्राम जो कि एम्पलीफायर का है और उसका ओरिजिनल सर्किट जो है उसका ब्लॉक डायग्राम यहाँ पर हमने आपको बताया है। साथ ही अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की कि ये जो अपना ओरिजिनल सर्किट है उसमें से एक प्रतिघाती अवयव के द्वारा फीडबैक दिया जाता है। साथ ही ओरिजिनल सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस उत्पन्न किया जाता है। अब चूंकि हम फीडबैक दे रहे हैं इसमें, तो फीडबैक के लिए भी हम कोई ना कोई सर्किट को काम में लेंगे जिसको हम फीडबैक सर्किट या पुनर्निवेशी परिपथ कहेंगे। और उस पुनर्निवेशी परिपथ के द्वारा पुनर्निवेशी संकेत, यानी जो फीडबैक अपन दे रहे हैं, चाहे वोल्टेज हो चाहे करंट हो, और आउटपुट जो वोल्टेज था उसके बीच में भी 180 डिग्री का कलांतर फेज डिफरेंस हम उत्पन्न करते हैं, ताकि टोटल कितना हो जाए, ओरिजिनल सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के बीच में 180 डिग्री, फिर आउटपुट सिग्नल और फीडबैक सिग्नल के बीच में फेज डिफरेंस हो गया 180। तो टोटल कितना हो गया, इसके ओरिजिनल सिग्नल के और फीडबैक सिग्नल के बीच में वो हो जाएगा 360, यानी 2 पाई का कलांतर उत्पन्न होता है। और ये इसलिए काम में ले रहे हैं क्योंकि हमें बार्कहाउसन कसौटी की पालना करनी, क्योंकि उस बार्कहाउसन कसौटी का एक प्रतिबंध ये भी था कि ओरिजिनल सिग्नल और फीडबैक सिग्नल के बीच में फेज डिफरेंस 0 या 2 पाई होना चाहिए या 2 पाई का पूर्ण गुणज होना चाहिए। तो ये हो गया अपना, इस प्रकार से बार्कहाउसन कसौटी का भी प्रतिबंध की पालना भी हो जाएगी। अब आगे देखते हैं कि एम्पलीफायर के ओरिजिनल सर्किट को हम किस प्रकार से चित्रित कर सकते हैं, और वो चित्रण यहाँ पर अपने पास दिया हुआ है। इस चित्रण को
और इसके आगे का जो विश्लेषण है उसको अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।